सो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज मैंने आपको बताया कि इट इज अ सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। ठीक है। सो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है कि वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। ठीक है कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी टेस्ट चार्ज को मूव करना है तो नो वर्क इज डन टू मूव a test charge on equipotential surface। ये क्वेश्चन आता है, प्रूव करो इसको। ठीक है। सो जैसे हमने यहाँ ले लिया इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये वाला मान लेते हैं ये है। ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। सो ये आपका आ गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। तो सपोज करिए कि इस सरफेस के ऊपर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आगे जाके बी है, और एक टेस्ट चार्ज को, और ये लेंथ लेते हैं डी एल। ठीक है। तो इस टेस्ट चार्ज को ए से बी, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, सो मतलब अलोंग ए बी इसको मूव करना है। ठीक है। सो वी हैव इक्विपोटेंशियल सरफेस। सपोज ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज टू बी मूव डाउन दिस सरफेस लॉन्ग पाथ ए बी। ठीक है। सो ये सपोज कर लेते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए मान लेते हैं वी ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। वी बी मान लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है। सो बाई डेफिनेशन आपको पता ही है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है वर्क डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाई जिसको मूव किया क्यू नॉट। ठीक है जी। और डेल्टा बी हो जाएगा यहाँ वी बी माइनस वी ए, पोटेंशियल डिफरेंस है ये, तो इट इज इक्वल टू डब्ल्यू पॉन क्यू नॉट। अब क्योंकि आपका जो सरफेस है वो कैसा है, इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल मतलब जितना पोटेंशियल, जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ए पे है उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट बी पे है। इसका मतलब बट फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस वी बी इज इक्वल टू वी ए। इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए जो वी बी होगा वो किसके इक्वल होगा, वी ए के। इसका हम वी बी की जगह वी ए लिखेंगे तो जीरो हो जाएगा, देयर फोर ये सारी की सारी चीज़ जीरो हो जाएगी। डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो। यहाँ से डब्ल्यू कितना आ गया, ज़ीरो। सो नो वर्क इज डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे करेंगे। ठीक है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट राइट एंगल्स टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी प्रूव करने को आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है जी। तो इसको तो हम कर ही चुके हैं, जब हमने बोल दिया, अभी बताया आपको कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी टेस्ट चार्ज को मूव करना है तो नो वर्क इज डन टू मूव दैट टेस्ट चार्ज। तो डब्ल्यू क्या है, ज़ीरो है। अब मुझे बताओ डब्ल्यू ज़ीरो कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट और डी एल ले लेते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे डी एल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, है ना, चार्ज की, या डिस्प्लेसमेंट है चार्ज की। जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच क्या एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री। आपको पता है वर्क डन ज़ीरो कब होता है, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ठीक है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट चार्ज का है, टेस्ट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। सो जो आपको पहले तो ये बताएंगे आप कि यहाँ की, ठीक है, नो वर्क इज डन टू मूव ए टेस्ट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एंगल शुड बी 90 डिग्री, बिकॉज जब जब वर्क 90, जब जब एंगल है फॉर डी एल में 90 होगा। ठीक है। तो एफ डी एल कॉस थीटा हो जाएगा ये। थीटा यदि 90 है तो कॉस 90 जीरो होता है, तो वर्क डन क्या आ गया, ज़ीरो आ गया।
ठीक है, आपने पढ़ा है +1 में पढ़ा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल यदि 90 डिग्री है तो वर्क डन क्या आता है 0। तो यहाँ जो फोर्स है वो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टेस्ट चार्ज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना लगता है Q0E। सो Q0E और जो डिस्प्लेसमेंट है टेस्ट चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वो DL है सपोज, जैसे हमने A से B तक बोली थी वो। ठीक है, सो इनमें एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए फोर्स में। तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बैठी हुई है, तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। जिसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट जो टेस्ट चार्ज की है ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस उसके बीच क्या एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इसमें आप और ऐसे भी कर सकते हैं कि ठीक है जी, जो स्मॉल टेस्ट चार्ज Q0 को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाने के लिए जो वर्क होता है वो ये होता है, मैंने बताया था ये this much work is done by electric field to move a test charge on equipotential surface. This much work is done by electric field to move a test charge by displacement dl। ये पर इस केस में dw 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब Q0 E डॉट dl 0 हो गया। इसका मतलब E डॉट dl 0 हो गया। इसका मतलब ई डी एल कॉस थीटा 0 हो गया। डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा आता है, आपको पता है आगे। इसका मतलब कॉस थीटा 0 हो गया। इसका मतलब कॉस थीटा 0 कॉस 90 के लिए कॉस 90 0 होता है, तो थीटा को 90 होना पड़ेगा, और थीटा जो एंगल है वो इन दोनों के बीच है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ऊपर को है तो डिस्प्लेसमेंट चार्ज की वो इक्विपोटेंशियल सरफेस का ही हिस्सा है, वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एलिमेंट्री लेंथ जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है। इसका मतलब ई यदि उस एलिमेंट्री लेंथ के परपेंडिकुलर है तो ई जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के भी परपेंडिकुलर है। सो ये किया हमने इसमें। आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे लिख दो जैसे बताया। तो कैसे करेंगे, आपने पहले लिखना कि नो वर्क इज डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच जो एंगल है दैट शुड बी 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट ऑफ टेस्ट चार्ज इज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो जो टेस्ट चार्ज को फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से that should be perpendicular to this displacement dl, and that force is Q0E. So it clearly shows that E should be perpendicular to small elementary length dl on equipotential surface. Therefore E should be perpendicular to equipotential surface. ठीक है, और एक और बताया मैंने कि Q0E डॉट dl क्या होता है dw होता है। what is this read as small work done to move a test charge on equipotential surface having कितनी लेंथ मूव कराना dl। तो ये फॉर्मूला होता है, दिस इज स्मॉल वर्क डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज Q0 बाई डिस्टेंस या बाई डिस्प्लेसमेंट dl वेक्टर ऑन दिस बट इज दिस। एक बार फिर, स्मॉल वर्क डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज Q0 बाई डिस्प्लेसमेंट dl वेक्टर, और यहाँ जो dl वेक्टर है वो एलिमेंट्री लेंथ है ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, सो ये लिख दिया, पर dw तो 0 होता है। आगे लिखना है यहाँ पे नो वर्क इज डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस मींस dw इज इक्वल टू 0। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो थीटा आ जाएगा 90 डिग्री, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू E and dl is the part of equipotential surface। ठीक है, the small elementary length is on equipotential surface, therefore इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच क्या एंगल होगा बोलो 90 डिग्री। तीसरी प्रॉपर्टी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हेल्प्स अस टू distinguish between regions of strong and weak fields, weak electric fields। मतलब जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं दे हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड्स फ्रॉम दोज ऑफ वीक फील्ड्स। आप ये बता सकते हैं कि फील्ड ये किस रीजन में फील्ड स्ट्रॉन्ग है, किस रीजन में फील्ड वीक है। तो यहाँ से करेंगे इसको, देखो इज इक्वल टू मैंने बताया -dv/dr फॉर सेम चेंज इन पोटेंशियल। ई जो है वो हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू dr।
सो डी आर जो है ये इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस के बीच सेपरेशन है। जैसे मैंने पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस आपको बताए थे कि भी स्फीयर्स होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं स्फीयर्स पॉइंट चार्ज की वजह से। तो ये सेपरेशन जो है बेसिकली ये डी आर है इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस के बीच। सो जहाँ इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस के बीच ये सरफेस 1 है अंदर वाला, ये 2 है, मान लो ये 3 है, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, इसके हर पॉइंट पे जो सरफेस में आएगा पोटेंशियल सेम होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि सेपरेशन ज़्यादा होगी तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेपरेशन। यहाँ देखो, यहाँ सेपरेशन दो सरफेसेस के बीच कम है ना, यहाँ ज़्यादा है। तो जहाँ सेपरेशन ज़्यादा होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। और इस रीजन में क्या होगा, ये देखो ये चार्ज के नज़दीक है दोनों रीजन्स, ये नज़दीक है, ये थोड़ा और आगे है ना। तो इसके कंपेरेटिवली ये चार्ज इस आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के नज़दीक ही है, तो इनके बीच का सेपरेशन डी आर है सपोज। तो यहाँ सेपरेशन कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में ज़्यादा होगी। आपको पता है कि चार्ज के नज़दीक वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे उससे दूर जाते जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाती है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस जो हैं वो हमें बता सकते हैं, जहाँ वो घने घने होंगे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, जहाँ खुले खुले होंगे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। चौथी प्रॉपर्टी है कि दे जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं वो उससे हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता लगती है। दे हेल्प अस टू गिव डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हम इससे पता लगा सकते हैं कि डायरेक्शन किस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस tells us the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर वहीं से इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस tell us the डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी बी पॉइंट डी आर, वहीं से ले लेंगे दोबारा, ये होता है ना। तो इसमें बड़े ध्यान से देखेंगे कि जैसे हमने आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की ही यदि हम बात कर लें, और ये जो इसको इसमें इसके सिंपली इसको पढ़ते कैसे बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल। जिस तरह पोटेंशियल कम हो रहा है उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये इसका मतलब। ठीक है, सो जैसे हमने आपको बताया कि जो आपकी डायरेक्शन होगी, जैसे डी आर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस इनके बीच का सेपरेशन है। फिर मैं आइसोलेटेड पॉइंट चार ले रहा हूँ, ये आ गया। ठीक है, ये सेपरेशन यहाँ ज़्यादा है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बीच, और ये सेपरेशन यदि हम यहाँ देखें, यहाँ देखें तो ये कम है। ये इक्विपोटेंशियल सर्फेस 1 है सपोज, ये 2 है और ये 3 है। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस होते हैं वो कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं, एज यू नो। ठीक है, सो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जहाँ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बीच सेपरेशन कम है वो यहाँ है। ये देखो, ये डिस्टेंस कम पड़ेगा, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सेपरेशन कम है यहाँ। ठीक है, ये सेपरेशन यहाँ कम है, तो यहाँ सेपरेशन कम है तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, मैंने बताया पहले ही। ठीक है, और यहाँ सेपरेशन ज़्यादा है, डी आर ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंपेरेटिवली यहाँ कम है। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम दिस, जहाँ वो क्लोजली स्पेस्ड है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, वहाँ से उस तरफ होगी जहाँ वो वाइडली स्पेस्ड है, जहाँ वो खुले खुले हैं। ठीक है, एक बार फिर, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस विच आर क्लोजर टू ईच अदर टू दोज विच आर मोर एंड मोर अवे फ्रॉम ईच अदर, प्रोवाइडेड कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके और इसके बीच एंड इसके और इसके बीच वो सेम होना चाहिए, मतलब डी भी सेम होना चाहिए, तभी आपका जो ई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर होगा। तो एक बार फिर, जो डायरेक्शन होगी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की दैट विल, जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की दैट विल बी फ्रॉम इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस विच आर क्लोजर टू ईच अदर टू दोज इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस विच आर मोर एंड मोर अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब डायरेक्शन होगी यहाँ से यहाँ,
ये यहाँ जहाँ वो घने घने हैं वहाँ से जहाँ वो खुले खुले हैं उस तरफ, प्रोवाइडेड इन सरफेसेस के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, मान लीजिए पोटेंशियल इस सरफेस पे V1 है, इस पे V2 है और इस पे V3 है। तो ये बताया था मैंने कल भी कि V1 माइनस V2 दैट शुड बी इक्वल टू V2 माइनस V3। पोटेंशियल डिफरेंस यदि सेम है, मतलब dV जो है वो सेम है, तब होगा ये, तब डायरेक्शन इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ होती है, हाँ वहाँ से जहाँ वो घने घने हैं उस तरफ से जहाँ वो खुले खुले हैं उस तरफ होती है, ये बोलने का मतलब। और पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि यदि वो इंटरसेक्ट कर गए तो एक ही पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, टू वैल्यूज हो जाएंगी, टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएंगी एट ए पॉइंट, ठीक है, टू वैल्यूज हो जाएंगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक ही पॉइंट पे। ये तो आपने सिंपल लिखना, इफ टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट देन एट दैट पॉइंट देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये थे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इनकी प्रॉपर्टीज। और अब थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और ये देखिए जरा, ये आ गया न्यूमेरिकल। चलिए बताइए इसका आंसर। चलो पहले ये कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चार्जेस मान लेते हैं 4 कूलम एंड -3 कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे करेंगे, आर एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, फाइंड दी डिस्टेंस, उस पॉइंट की निकालो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पहले चार्ज से, पहला कौन सा है ये, +4 कूलम, वेयर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस सिस्टम का 0 हो। ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जी आपके पास ये है सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये है कितना कूलम, +4 कूलम, और ये है -3 कूलम, ये दोनों 1 मीटर डिस्टेंस पे हैं। पूछा जा रहा है कि ये जो इनको लाइन ज्वाइन कर रही है, ये लाइन रेड रेड कलर की, इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट कहाँ होगा, इस चार्ज से वो कितना दूर होगा कि वहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 0 हो। तो मैं मान लेता हूँ कि ये x डिस्टेंस पे होगा, तो ये परे को कितना बचा, 1 - x बचा, ये नहीं होगा। सो इस पॉइंट पे अब पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, डायरेक्शन की बात नहीं करनी है। इसलिए 4 कूलम चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा पी पे, मान लेते हैं V1। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ +4 कूलम एट P इज, बोलो फॉर्मूला, V1 इज इक्वल टू V1 होगा मान लो, और वो होगा कांस्टेंट के, चार्ज कितना कूलम है, 4/डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर नहीं होता, डिस्टेंस ही होती है x, ये होने वाला है। चलिए अब इस चार्ज का पोटेंशियल बताओ मेरे को इस पॉइंट पे, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, 3 - 3 कूलम एट पॉइंट P, तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं V2, तो ये हो जाएगा, बोलो कितना होगा, ये माइनस है तो माइनस साइन आएगा यहाँ, -K × 3, 3 कूलम है ना, -3 लिख दिया मैंने यहाँ, अपॉन डिस्टेंस 1 - x, ये आ गया। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, कौन बताएगा, ये होने वाला है, देखो V इज इक्वल टू V1 + V2, वैल्यू पुट करो, V1 की वैल्यू है 4 को पहले लिख दो, K को बाद में, 4K बटे x, V2 की वैल्यू है माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, K3 का मतलब 3K बटे 1 - x। पर ये पोटेंशियल यहाँ 0 करना है, तो बोल रहा है कि नेट पोटेंशियल वहाँ क्या हो, 0, क्वेश्चन बोल रहा है ना।
नेट पोटेंशियल। तो दो चार्जेस को मैंने लिख दिया, वो जीरो बोल रहा है क्वेश्चन, तो इसको आप कर दो आगे। सो ये है आपका एक्स निकालना है, मतलब आपने कितने दूर जाके +4 कूलम से जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सिस्टम का वो जीरो हो जाएगा। सो देखो जी, यहाँ के कॉमन है, तो यहाँ बचा 4/x माइनस 3/1 माइनस एक्स। के कॉमन है, वो परे जाके 0.k होकर जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ से अब आपने तो इसको परे ले जाएंगे, माइनस जो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 4x। इसको इधर ले आओ तो हो गया 7x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/7। सो 0.5 ये लगभग 0.57 मीटर दूर जाके, 1 मीटर डिस्टेंस था ना इसके और इसके बीच, ये जो लिखा था, तो लगभग आधे से थोड़ा सा ज़्यादा जाके एक्स की वैल्यू कितनी आई बोलो, 0.57 मीटर दूर जाके इस सिस्टम का जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पी पे, वो कितना हो जाएगा बोलो, जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा था कितने दूर जाएं इस चार्ज से, इतने। तो बताओ दूसरे चार्ज से कितने दूर रह गए, एक में से इसको घटा दो, 0.43 मीटर रह गए इस चार्ज से। इस चार्ज से पूछेंगे तो 0.57 मीटर, और इस चार्ज से पूछेंगे उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ नेट पोटेंशियल जीरो है, तो 0 पॉइंट कितना आया, 43 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि ये है आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये आ गई। सो कौन बताने जा रहा है कि इसके ऊपर जैसे मान लो रख दिए 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम ऐसे, तो एक ऐसे पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो जो इन तीनों चार्जेस से बराबर डिस्टेंस पे है। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल एट ए पॉइंट, वो होगा इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड। तो इससे इतनी डिस्टेंस पे होगा ये, इससे इतनी पे होगा, और इससे इतनी पे होगा, ठीक है ये। सो वो पॉइंट होगा पी। तो क्वेश्चन समझ आएगा क्या है, क्वेश्चन ये है कि ऐसा पॉइंट बताओ, ऐसे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज थ्री चार्जेस विच आर प्लेस्ड ऑन द साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड में आपको दे देता हूँ, तो इसकी साइड ले लेते हैं आप 2/√3 ले लो, सिंपल मीटर। तो ये भी 2/√3 मीटर हो जाएगी, ये भी 2/√3 मीटर हो जाएगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वर्टेक्स से होता है, वर्टेक्स शीर्ष जिसको बोलते हैं हिंदी में, वर्टेक्स से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कितना होता है, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा, ठीक है। तो ये एंगल टोटल 60 होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। क्वेश्चन ये है कि फाइंड, इस सिस्टम में फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट विच इज equidistant, which is equidistant from these three charges जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हैं। तो वो पॉइंट होगा पी, वो होगा सेंट्रॉइड ट्रायंगल का, ठीक है। सो मैं बता रहा था कि एंगल टोटल 60 होता है, तो ये बचेगा 30, ठीक है। इसको आगे बढ़ाओ, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने यहाँ, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। सेंट्रॉइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस वैसे आपको पता होना चाहिए, पता नहीं है तो ऐसे करेंगे, देखो ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बचेगा, इसका हाफ, इसका हाफ करेंगे तो 2/√3 है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका हाफ करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगी √3। तो मेरे को ये चाहिए, ये इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। तो फिर आप यहाँ से देखेंगे कि जो एक्स है वो क्या होगा। सो एक्स अपॉन √3, इस ट्रायंगल में जाऊँगा मैं, ये जो है इस पॉइंट को बोल दो कुछ भी, इसको एम बोल दो और इसको ए बोल दो। सो ए पी एम ट्रायंगल में चला मैं, इन ट्रायंगल ए पी एम, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस,
हाइपोटेन्यूज एक्स मान लिया, बेस में √3 है, तो दैट विल बी सीकेंट 30, सीकेंट थीटा, थीटा की जगह 30 है, और सीकेंट 30 होता है, कितना होता है सीकेंट 30, 2/√3। तो हम x निकालने के चक्कर में, तो x हो गया √3 इधर चला जाएगा, 2/√3/3, सो x हो गया 2 मीटर। टू मीटर हो गया ये भी 2 मीटर हो जाएगा, ये भी 2 मीटर हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। सो ये देखो यहाँ से फिर मैं इसको आगे करता हूँ। अब क्या डिस्टेंस ही पता होनी चाहिए थी, वो मैंने निकाल ली, इसमें डिस्टेंस का ही प्रॉब्लम था। सो नेट पोटेंशियल 3 चार्जेस का होगा, इसका, इसका 2 कूलम का, 3 कूलम का और 1 कूलम का पॉइंट पी पे। सो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहे हैं एट पी इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 इसका, V2 इसका, V3 इसका। कांस्टेंट की चार्ज कितना है, 1 अपॉन डिस्टेंस 2, दूसरा 1 अपॉन, दूसरा चार्ज 2 कूलम है तो यहाँ 2 अपॉन डिस्टेंस तो वो सेम ही है 2 मीटर। तीसरा चार्ज 3 है, 3 का डिस्टेंस भी सेंट्रॉइड से पी तक, तो दिस इज द आंसर। के की वैल्यू पुट कर दो, 9 इंटू 10⁻9, तो ये बन गया 1, तो 1 प्लस हाफ कितना होता है 3/2, सो 2 इंटू 3/2 आ गया है, 2 से 2 कट गया, सो 27 इंटू 10⁻9 वोल्ट पोटेंशियल होगा। ऐसे करना है। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन का देखो जरा, ये छोटा सा क्वेश्चन एक और है मेरे पास यहाँ पे, ये सो मुझे बताओ इसमें पूछा क्या है। वेरी सिंपल क्वेश्चन कि जो आपकी n स्मॉल ड्रॉप्स हैं वो सेम साइज़ की हैं, उनको चार्ज किया जा रहा है V वोल्ट पे, तो चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप मान लेते हैं Q। ठीक है, n है कितनी n, तो बड़ी बना दी उनको, तो वॉल्यूम ऑफ बिग, वॉल्यूम सेम रहेगा इसमें, जब छोटी n ड्रॉप्स ऐसे 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 बहुत सारी हैं, जब इनको इकट्ठा जोड़ेंगे, कोलेस करेंगे, मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो एक बड़ी ड्रॉप बन जाएगी ऐसे। ठीक है, हर ड्रॉप पे चार्ज क्यू है और टोटल ड्रॉप्स n है ये, तो टोटल बड़ी ड्रॉप बन गई इनको मिला के, तो इसके ऊपर चार्ज हो गया Q इज इक्वल टू NQ, तो बड़ी ड्रॉप पे चार्ज ही होगा। और जब इनको इकट्ठा मिलाएंगे और बड़ी ड्रॉप बनाएंगे तो वॉल्यूम सेम रहा, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एंड ड्रॉप्स। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप मिक्स कर दी वो और बड़ी ड्रॉप बन गई, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n स्मॉल ड्रॉप्स। यहाँ क्या, सो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ड्रॉप का, रेडियस बड़ी ड्रॉप का r है, और स्मॉल ड्रॉप का रेडियस लेते देते हैं छोटा r, तो बन गया पाई r क्यूब, और है कितनी वो n, तो n से गुना कर दो, तो 4/3 ये कैंसिल हो जाएगा सर। तो यहाँ से r क्यूब क्या बचा बोलो, बड़ी ड्रॉप का रेडियस निकालना है हमने, तो ये आ जाएगा यहाँ से, ये पावर 3 परे जाके पावर 1/3 हो जाएगी ऐसे, r की पावर 3 और ऊपर हो जाएगी 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो नई ड्रॉप का रेडियस है, बड़ी जो ड्रॉप बनी, उसका जो रेडियस है वो n की पावर 1/3 इंटू रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप है। स्मॉल r बोला तो स्मॉल ड्रॉप का रेडियस, बड़ा r बोला तो बड़ी ड्रॉप का रेडियस, तो रेडियस निकालना पहला मेन काम है इस क्वेश्चन में। ठीक है, जब उनको मिलाया आपने तो वो बड़ी ड्रॉप बन गई। ठीक है, सो जब बड़ी ड्रॉप बन गई ये, तो पोटेंशियल निकालना है बड़ी ड्रॉप का, तो स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, क्योंकि चार्ज हर स्मॉल ड्रॉप पे क्यू है और रेडियस उसका आर है ना। तो पोटेंशियल ऑफ बड़ी ड्रॉप क्या होगा बताओ, V
बिग ड्रॉप वी भी बोल देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, क्यू की जगह क्या बोला था मैंने, जो एक ड्रॉप हर एन ड्रॉप्स हैं आपकी, ऐसे 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 एन है, हर पे चार्ज क्यू है, तो टोटल चार्ज जो बड़ी ड्रॉप बनेंगी इनको मिला के उसके ऊपर एन क्यू हो जाएगा। तो एन क्यू लिखना पड़ेगा, बटे बटे रेडियस, तो रेडियस आ जाएगी बड़ा आर, ये ठीक है जी। तो रेडियस आ जाएगी बड़ा आर, और आप बड़े आर की वैल्यू पुट कर दो। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू बिग ड्रॉप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन क्यू एन की पावर 1/3 इंटू आर, सब कैपिटल आर की वैल्यू भर दो, समझे। अब इसको इकट्ठा करो। सो पी वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। एन की पावर यहाँ एक है और ऊपर नीचे से जाएगी तो हो जाएगी एन की पावर 1 - 1/3, तो ये आ जाएगा आंसर। एन की पावर बचेगी 3 - 1, 2/3 बचेगी। और आगे ये जो है ये पोटेंशियल है स्मॉल ड्रॉप का, सो ये होगा, तो बड़ी ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा वो एन की पावर एन रेज टू द पावर 2/3 इंटू स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल। तो ये पूछा था इसमें, पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप ये आ जाएगा। ये वी छोटी ड्रॉप का है और ये बड़ी का आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। ये आ गया, ठीक है। सो यहाँ देखिए 3 चार्जेज ये हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन है 3 चार्जेस की। तो ये माइनस क्यू है, बराबर डिस्टेंस पे जाके क्यू रख दिया और फिर माइनस क्यू रख दिया। देखें ज़रा क्वेश्चन, दे आर सेपरेटेड बाई इक्वल डिस्टेंस। यदि ये आर है तो ये भी आर ही है। तेरे को इस चार्ज की डिस्टेंस पूछूंगा मैं परे तक, तो वो कितनी हो जाएगी 2r। इस चार्ज और इस चार्ज के बीच 2r हो जाएगी। पहले बोल रहे हैं बराबर डिस्टेंस पे। इफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज इज 0। अब इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी यदि 0 है देन व्हाट इज द रेशियो क्यू अपॉन क्यू। सो पोटेंशियल एनर्जी लिखो सिस्टम की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी यू इज इक्वल टू, मैंने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ पहला चार्ज, इसकी और इसकी देखना ज़रा आप, इसकी और इसकी बताओ। चार्ज की मैग्नीट्यूड नहीं लेते हैं, यहाँ रखें ध्यान, माइनस क्यू इंटू क्यू बटे डिस्टेंस, ये आ गया। और दूसरी इसकी और इसकी बताओ। हाँ इसकी और इसकी क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ भी, तो माइनस क्यू इंटू क्यू ही हो जाएगी बटे डिस्टेंस देखो इनके बीच, इसकी और इसकी बात कर रहा हूँ आर। अब बचा पहले और लास्ट की बताओ, इनके बीच भी माइनस साइन रहेगा, क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वेयर, या क्यू इंटू क्यू लिख दो अपॉन डिस्टेंस क्या है इनके बीच 2r, तो ऐसे लिखते हैं, रखें ध्यान। अब ये पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या दी हुई है, 0 दी हुई है, तो इज इक्वल टू 0 कर दो। तो जो बचा वो लिखो क्या बचा। अब देखो ये बन गया आपके पास माइनस क्यू कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू, हाँ माइनस 2 बार आ गई ये सेम चीज़, -2 बटे आर, ठीक है। इज इक्वल टू, इसको परे ले जाओ, परे जाके ये माइनस का प्लस हो जाएगा, क्यू स्क्वेयर अपॉन 2r। सो यहाँ एक क्यू भी कैंसिल हो गया, आर भी कैंसिल हो गया। सो जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा यहाँ से, क्या क्या बचा अब देखो, कैपिटल क्यू बचा, -2 बचा, और इधर Q/2 बचा। सो अब इसका रेशियो पूछा है, क्यू, इस क्यू को इधर ले आओ, -2 को इधर ले जाओ, तो इधर बचा 1, ये -2 नीचे जाएगा, ये आ गया, यहाँ 2 पहले ही है एक, सो ये आ जाएगा रेशियो 1/4, ये आने वाला है।
ठीक है। ठीक है, तो इसको चेक करिए। तो इसको चेक करते हैं, हमारे पास ये आने वाला है, देखिए। ये देखिए ज़रा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ माइनस क्यू इंटू क्यू ठीक लिखा, क्यू इंटू माइनस क्यू बिल्कुल ठीक लिखा, लेकिन पहले और तीसरे का जब प्रोडक्ट लिखा ना मैंने, तो माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू होगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी गलती है, उसको ठीक करेंगे, ये गलती ठीक हो गई। देखो क्यू इंटू माइनस क्यू, क्योंकि इसकी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, तो दोनों ही नेगेटिव हैं, माइनस क्यू माइनस क्यू। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ ये प्लस हो गया ऐसे, माइनस टू क्यू क्यू अपॉन आर है, ठीक है। और ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वेयर अपॉन टू आर, ठीक है। अगले स्टेप में इसको परे ले जाएंगे, अगले स्टेप में जब मैं इसको परे ले जाऊंगा तो यहाँ इक्वल टू, और यहाँ क्या आएगा माइनस, ये रखें ध्यान। फिर ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गई, ये और ये, तो यहाँ माइनस नहीं रहेगा अभी ये। सो ये आंसर आने वाला है क्यू वन क्यू 1:4। ये क्वेश्चन पूछा था कि रेशियो निकालो किसका किसका, क्यू रेशियो क्यू है, क्यू कैपिटल क्यू टू स्मॉल क्यू का रेशियो निकालो, तो दिस इज द आंसर। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज, ये लिखना आना चाहिए आपको, और वो दी जीरो है तो इक्वल टू जीरो पुट कर लो, और क्यू वन क्यू फिर अपने आप आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और फिर आगे चलें तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। ये आगे जैसे किसी ने आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या करेंगे, पढ़िए। क्वेश्चन ये है कि तीन चार्जेज हैं, 1 कूलम है, 2 कूलम है, 3 कूलम है, दे आर प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसकी ट्रायंगल की जो साइड है वो 1 मीटर है। फाइंड दी वर्क रिक्वायर्ड टू मूव दी चार्जेस टू द कॉर्नर्स ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। अब ये चार्जेस उठा के आपने यहाँ रखने हैं अंदर वाली ट्रायंगल के वर्टिसेस पे, यहाँ एक ये, इसको उठा के यहाँ लाना, इसको उठा के यहाँ लाना, इसको उठा के यहाँ लाना। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि और उस साइड की ट्रायंगल आधी हो जाएगी इसकी, 0.5 मीटर हो जाएगी, ये भी 0.5 मीटर, ये भी 0.5 मीटर। तो बताओ इस केस में कितना वर्क करना पड़ेगा, इन चार्जेस को यहाँ से उठा के अंदर वाली ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखना, यहाँ यहाँ, ठीक है। सो ये है क्वेश्चन। तो इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी, तो वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये पढ़ा है आपने, चेंज इन एनर्जी, यहाँ कौन सी एनर्जी होगी, चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी। पहले आपने इस केस में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, फिर इस केस में निकालनी, और फिर दोनों पोटेंशियल एनर्जीज को माइनस कर देना, वो वर्क आ जाएगा। तो ये हिंट रहेगा, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो ये है, ये देखिए। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ बना देता हूँ आपके लिए, जो भी हमने उठाया था कि जी ऐसे, चलिए ऐसे था, चार्जेस रखे थे यहाँ पे,
1 कूलम, 2 कूलम, और यहाँ कितना था 3 कूलम। 1 मीटर साइड थी और फिर उनको उठा के आपने यहाँ लाना है, यहाँ और साइड कर देनी आधी, ऐसे था ना। सो ए पॉइंट को उठा के आपने मान लो ए डैश पे लाना, ए बी पे जो चार्ज बैठा था 2 कूलम उसको बी डैश पे लाना, ऐसे समझ लो, और जो सी पे था उसको सी डैश पे लाना। तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो पहले आप इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालो जो बाहर वाला है। तो चार्जेज आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ बिगर ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। सिलेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस कैसे लिखते हैं मैंने बताया, ये पहला इंटू दूसरा अपॉन डिस्टेंस तो वही रहेगा आर, आर है ना, तो वो 1 मीटर है। तो ये लिख दिया देखो 1 1 1। तो पहले इसका करो, ये 1 कूलम रखा है ना, 1 इंटू 2 है देखो, इन दोनों की लो पहले, फिर लो इसकी ले लो, फिर 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, फिर 2 और 3 की ले लो, 2 इंटू 3 कूलम, ठीक है। अपॉन डिस्टेंस तो 1 ही है, तो इसको सॉल्व करके ही आ गया। सो इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की जो शुरू में बड़ी ट्रायंगल वाला सिस्टम दिख रहा है, ठीक है। फाइनली जो डिस्टेंस आर डैश है वो इसके अंदर वाली 0.5 हो गई है। तो फाइनली द डिस्टेंस आर डैश बिटवीन दैम बिकम्स कितनी 0.5 मीटर। तो फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है अंदर वाली ट्रायंगल में। तो बिल्कुल सेम चार्जेस तो वही हैं, 1 कूलम 2 कूलम 1 3 2 3, लेकिन डिस्टेंस में 1 मीटर की जगह अब क्या लिखना है 0.5। वेरी सिंपल, कैलकुलेट करो ये आ जाएगी। बड़ी को छोटी से घटा दो, सो वर्क कितना करना पड़ेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज मीन फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ज़्यादा है इनिशियल कम है, तो ये आ गया आंसर जूल में, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देख लेते हैं ये वाला। ये देखो वेरी सिमिलर, 3 पॉइंट चार्जेज आर अरेंज्ड एट द 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। ये रखे हैं -4q + q+2q। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यदि q की वैल्यू दी हुई है। तो फिर वो ये 3 चार्जेस का सिस्टम, वेरी सिंपल। पोटेंशियल एनर्जी ये रखना ध्यान कि नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ नेगेटिव लिखाना, मैग्नीट्यूड मत ले लेना, आप रखना ध्यान इसमें। सो आ जाएगा देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, आपको पता है ये 3 है, तो फिर यहाँ से चल पड़ो, q का ले लिया इसने 4q के साथ पहले, ये लिख दिया, उनके बीच का डिस्टेंस ये दिया हुआ है, पॉन आर स्क्वेयर नहीं होता, यहाँ ध्यान रखें। फिर q का ही 2q के साथ ले लो, इसका इसके साथ ले लिया, डिस्टेंस देख लो, और डिस्टेंस आ गया। अब ये बचे, तो एक 2q है और दूसरा -4q, इनके साथ ले लिया और डिस्टेंस 0.3 मीटर देख लिया। फिर q की वैल्यू बोल रहा है इतनी पुट कर दो, इसमें क्या है सिंपल, q इंटू क्यू स्क्वेयर हो गया -4, और यहाँ भी -4 टू जा 8q² हो गया, माइनस आ गया। q की वैल्यू पुट कर दो, ये q की वैल्यू है जो दी हुई है ऊपर, ये यहाँ पुट कर दो और सॉल्व करो, और आपकी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -2.7 इंटू 10⁻²। ठीक है जी, तो ये होने वाला है, वेरी सिंपल। ओके देन।